ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक मैं कोचिंग भी गई थी। फिर उसके बाद मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे और वो इतने सीवियर हो गए कि मुझे सब कुछ ड्रॉप ही करना पड़ा मेरा। लाइक उस टाइम मेरी एमएससी भी चल रही थी, वो भी मैंने ड्रॉप कर दी, कोचिंग भी ड्रॉप कर दी। फिर ये बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया था, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए। फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं इतना शायद नहीं पढ़ पाऊँगी, यूपीएससी लाइक बहुत वास्ट है एंड डॉक्टर्स ने भी मुझे एडवाइस करा कि मैं अपनी आँखों पे इतना स्ट्रेन ना लूँ। उस टाइम मुझे लगा कि ऑलमोस्ट 3 साल वेस्ट हो चुके हैं। 2024 चल रहा था ग्रेजुएशन के लिए, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी आ जाए एंड मैं उसमें जल्दी से रिक्रूट भी हो जाऊँ। सपने के पीछे एक कहानी होती है और जब वो सपना रियलिटी में बनता है तो वो और भी खास हो जाता है। और आज हम एक ऐसे ही जर्नी के बारे में सुनने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक सिलेक्शन की जर्नी नहीं है, बट एक विनिंग माइंडसेट की कहानी है, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क दोनों एग्जाम को एक साथ क्वालिफाई किया है। चलिए मिलते हैं हमारी आज की चैंपियन आकांक्षा पालीवाल से। सो हेलो आकांक्षा। हेलो मैम। हेलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो सो मच। कैसा लग रहा है एक साथ 2 एग्ज़ाम को क्वालीफाई करके, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में? मैम बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइक इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दोनों ही हो जाएँगे, बट लाइक हो गया बस। ओके। सो आपको रिज़ल्ट के बारे में कैसे पता चला? मतलब हम ये जो रिज़ल्ट वाला मोमेंट होता है ना, थोड़ा-सा हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आपको कैसे पता चला एंड सबसे पहले आपने किसको बताया? फैमिली का रिएक्शन क्या था? पूरा एक्सपीरियंस एक बार बताइए। मैम एसबीआई क्लर्क का जब रिजल्ट आया तब तो मैं कहीं बाहर जा रही थी एंड जस्ट मतलब कैब बुक कर रखी थी एंड मैं जाने ही वाली थी, तभी मैंने टेलीग्राम खोल के देखा तो उसपे आपका मैसेज आया था, पुष्कर सर का मैसेज आया था कि रिजल्ट का क्या हुआ एंड आई वाज लाइक कि ये कब हो गया। फिर मैंने जल्दी से रिजल्ट चेक किया, सो उसमें लाइक मेरा क्लियर हो गया था। फिर मेरी मम्मी पास में थी उस टाइम मेरे, तो मैंने उनको बताया तो शी वाज वेरी हैप्पी, उन्होंने मुझे हग किया, किस किया एंड बहुत तो खुश थी। फिर उसके बाद तो मैं चली गई थी। देन फिर एसबीआई पीयू का आया। सो एसबीआई पीयू का भी ऐसे हुआ था, सुबह ही रिजल्ट आ गया था, तभी मैं ऑनलाइन नहीं थी। मुझे काफ़ी देर बाद पता चला कि रिजल्ट आ गया। फिर तभी तभी मम्मी ही थी मेरे पास, तो मैंने उन्हें ही बताया था एंड अभी तक तो सिर्फ मम्मी-पापा को ही पता है एंड वी बोथ आर वेरी हैप्पी। हाँ, ये हर बार आपके साथ हुआ है कि जब भी रिज़ल्ट आया है, तुरंत आपको नहीं पता है। आई रिमेंबर जब प्रीलिम्स का मुझे एग्ज़ाम 3 आया था। बारी। हाँ, प्रीलिम्स का जब रिज़ल्ट आया था, आप क्लास में थी एंड मैंने पूछा आकांक्षा क्या हुआ रिज़ल्ट का? तो आपने कहा मैम रिज़ल्ट आ गया, अभी तो मैंने देखा ही नहीं है। So, आकांक्षा, जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, लाइक आप कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आपके प्रिपरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मतलब कब आपने डिसाइड किया कि आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है? पहले से डिसाइडेड था कि बैंकिंग में ही जाना है या कोई और ड्रीम था? मैम मैं जयपुर से हूँ एंड मेरी सारी स्कूलिंग और कॉलेज सब जयपुर में हुआ था एंड पहले ऑब्वियसली मेरा पहला जो था गोल वो बैंकिंग तो नहीं था एंड स्टार्टिंग में मेरी जब ग्रेजुएशन हुई थी 2021 में हो गई थी, तब मैं यूपीएससी का प्रिपेयर कर रही थी एंड उस टाइम मैंने कोचिंग भी स्टार्ट कर दी थी। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तक मैं कोचिंग भी गई थी। फिर उसके बाद मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे और वो इतने सीवियर हो गए कि मुझे सब कुछ ड्रॉप ही करना पड़ा मेरा। लाइक उस टाइम मेरी एमएससी भी चल रही थी, वो भी मैंने ड्रॉप कर दी, कोचिंग भी ड्रॉप कर दी। फिर ये बहुत ज़्यादा लंबा खिंच गया था, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए। फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि मैं इतना शायद नहीं पढ़ पाऊँगी, यूपीएससी लाइक बहुत वास्ट है एंड डॉक्टर्स ने भी मुझे एडवाइस करा कि मैं अपनी आँखों पे इतना स्ट्रेन ना लूँ। तो उस टाइम मुझे लगा कि ऑलमोस्ट 3 साल वेस्ट हो चुके हैं। 2024 चल रहा था ग्रेजुएशन के लिए, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें मेरा इंटरेस्ट भी आ जाए एंड मैं उसमें जल्दी से रिक्रूट भी हो जाऊँ थोड़ा। सो उस टाइम मैंने बैंकिंग के बारे में फिर पढ़ना स्टार्ट किया एंड उस टाइम मुझे लगा कि इसका सिलेबस ऐसा है जो मैं पढ़ सकती। तो उस टाइम फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं बैंकिंग के लिए करूँगी और जब मैं पढ़ती गई तो मुझे इंटरेस्ट भी आने लग गया एंड शायद वो इंटरेस्ट की वजह से ही मैं इसे इतना जल्दी क्वालीफाई कर पाई। अदरवाइज़ तो अगर मैं प्रेशर में आके करती तो शायद नहीं कर पाती। ओके, सो यूपीएससी से आपने बैंकिंग की तरफ शिफ्ट किया, बहुत अलग है, यस। दोनों बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं। तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुई? मतलब कैसे आपने मैनेज किया? कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं गिव अप कर देती हूँ, फिर से यूपीएससी की तरफ जाती हूँ और टाइम दे देते हैं? ये थॉट लगा कभी था बहुत बार लगा था क्योंकि इंटरेस्ट उसमें भी था बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर वो था कि सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे बस जॉब चाहिए थी पहले। फिर मैंने सोचा कि एक बार जॉब हो जाए फिर उसके बाद
मैं उस पे काम कर सकती हूँ, यूपीएससी पे या किसी पे। तो इसलिए फिर मैंने बैंकिंग को ही चूज़ करा, उस टाइम प्रायोरिटाइज़ उसे ही किया। ओके। तो अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताइए क्योंकि बहुत ही अलग से आपकी स्टोरी है। यूपीएससी डिसाइड किया आपने, देन आप बैंकिंग की तरफ आपने टर्न किया, उसके बाद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एक जो हर बैंकिंग एस्पिरेंट का ड्रीम जॉब होता है ना कि मुझे एसबीआई पीओ क्वालिफाई करना है, आपने एसबीआई पीओ भी क्वालिफाई किया। आई थिंक ये आपका पहला अटेम्प्ट था और ये पहला एग्ज़ाम हुँ, भी पीओ और क्लर्क हाँ, और दोनों में बैंकिंग आपने में हाँ, तो आपने दोनों में क्वालिफाई भी कर लिया। तो आपकी प्रिपरेशन जर्नी क्या है? मतलब कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया? मैम मैंने लास्ट ईयर एक्चुअली में डिसाइड करा था कि मुझे बैंकिंग का पढ़ना है। बट उस टाइम मेरे को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, तो मैंने लाइक मैं थोड़े दिन पढ़ती थी, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता पढ़ा। फिर उसके बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो फिर वो गैप आ जाता था 10-15 दिन का। तो ऐसे वो कंटीन्यूअस नहीं था। फिर सितंबर में मेरा जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, सो मेरे को मेरे डॉक्टर ने एश्योर किया कि मेरा विज़न जो है वो ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स तक मतलब गिरेगा नहीं, स्टेबल रहने वाला है। सो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि 6-7 मंथ्स में मुझे जितना हो सकता है मुझे उतना अच्छे से प्रिपेयर करना है और मुझे एटलीस्ट एक एग्ज़ाम तो क्वालीफाई करना है, क्योंकि उसके बाद मुझे खुद को भरोसा नहीं था क्या होगा। सो सितंबर में मैंने पढ़ना स्टार्ट करा और सितंबर से मैं कंटीन्यूअसली आई थिंक हार्डली मैंने शायद 2 से 3 दिन मैं नहीं पढ़ी होंगी सितंबर से अभी तक। वरना हर दिन मैं पढ़ी हूँ, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, मैं हर दिन पढ़ती थी। चाहे मैं दिन में 4 घंटे पढ़ रही हूँ, कभी 12 घंटे पढ़ रही हूँ, पर मैं हमेशा पढ़ती थी। कंसिस्टेंसी मैंने रखा एंड सेकंडली कंसिस्टेंसी के अलावा जो चीज़ थी जिसने शायद आगे बढ़ाया वो था गाइडेंस। तो गाइडेंस जो था जिस टेक्स्ट बुक से जो मुझे मिला, वो आई थिंक बहुत क्रूशियल था उस टाइम मेरे लिए। तो इस वजह से आई वुड बी एबल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। ओके, सो आपने पीओ और क्लर्क के लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजी रखा था या एक कॉमन स्ट्रैटेजी था और उसी के थ्रू आपने दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं? स्ट्रैटेजी तो ऑलमोस्ट मेरी कॉमन ही थी, बस पीयू में मैंने थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करा था कि मैं सेक्शनल पे ज़्यादा फ़ोकस करती थी। टॉपिक वाइज़ मैंने काफ़ी फ़ोकस करा क्योंकि मुझे पता था पीयू में अटेम्प्ट्स कम रहेंगी पर मुझे उसमें ज़्यादा एक्यूरेट रखना है। तो मैंने उसमें सेक्शनल वाइज़ ज़्यादा फ़ोकस किया था। एक-एक टॉपिक्स को मैंने उठाया था, जबकि क्लर्क में मैंने ओवरऑल में करती थी कि हाँ, ठीक है, ये टॉपिक हो गया, ये पूरा सेक्शन हो गया, फिर ये सेक्शन हो गया। ओके, तो प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? क्योंकि पहले हमारा जो स्टार्टिंग होता है प्रीलिम्स से ही होता है, तो प्रीलिम्स मैं की प्रिपरेशन आपने कैसे की? प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए पहले तो मैंने फाउंडेशन की थी। जो फाउंडेशन थी वो मोस्टली मैंने यूट्यूब वगैरह से ही की थी। उसके बाद मैंने प्रीलिम्स में बस प्रैक्टिस ही करी थी मॉक से। ज़्यादा कुछ इतना स्पेशल तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ किया था प्रीलिम्स में। बस मैंने मॉक्स लगाए थे। एसबीआई क्लर्क की प्री में मैंने मॉक्स कम लगाए थे, ज़्यादा नहीं 10-12 के अराउंड मॉक्स लगाए थे। बट पीओ प्री में मैंने बहुत सारे मॉक्स लगाए। एंड उसमें मैं मोस्टली इंग्लिश के मॉक अलग लगाती थी, क्वांट के अलग और रीज़निंग के अलग, ऐसे रोज़ में लगा हर दिन 2 सब्जेक्ट्स के मैं मॉक लगाती थी, अल्टरनेटिव। ओके, तो मतलब मॉक्स ने आपके प्रिपरेशन की जर्नी में एक मेजर रोल प्ले किया है। ओके, मेंस की प्रिपरेशन आपने कैसे की? इसमें आप थोड़ा सब्जेक्ट वाइज़ बताइएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का होता है ना कि वो प्रीलिम्स क्वालीफाई कर लेते हैं और मेंस नहीं कर हुँ, पाते हैं, स्पेशली कोई ना कोई सब्जेक्ट उनका हुँ, वीक होता है। अभी हम आपसे पूछेंगे हुँ, सब्जेक्ट कौन-सा स्ट्रॉन्ग, कौन-सा वीक है, बट पहले आप ये बताइए कि मेंस की प्रिपरेशन आपने कैसे की और सब्जेक्ट वाइज़ बताइएगा कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? मैम मेंस में तो बात करूँ तो जैसे लाइक सबका जो मोस्टली सबका जो वीक होता है क्वांट, मेरा भी वही वीक था। एंड क्वांट में मैंने एक चीज़ थी कि मैंने पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा। क्वांट में लाइक अगर मुझे तो एक्चुअली नंबर भी नहीं पता कितने सारे टॉपिक्स हैं, बट मैंने हार्डली 9 से 8 या 9 टॉपिक्स ही पढ़े थे बस। एंड मैंने उन्हें भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। मैंने उन सबके टॉपिक वाइज़ मॉक्स लगाती थी। एक पढ़ लिया टॉपिक, उसके बाद मैं उसके मॉक्स लगाने लगती थी। एंड ये मैंने हर टॉपिक को एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ा था मेंस के लिए। इसके अलावा मैंने बहुत से टॉपिक्स थे जो छोड़ दिए थे। लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, मेंसुरेशन है। ये टॉपिक ऐसे थे जो मैं कितना ही इंटरेस्ट लेने का ट्राई करूँ पर भी मुझसे नहीं होते थे। सो इन द एंड मैंने इनको ड्रॉप ही किया। पता नहीं अगर मैं किसी को ये एडवाइस दूँ तो कैसा होगा, लेकिन मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी काम कर गई थी। एंड पर मैं इतना ऐसे करती थी कि जैसे मैं मेंस का एग्ज़ाम देने जाती थी तो एटलीस्ट के फॉर्मूलेज़ मैं याद रखती थी। और केस अगर कुछ डूएबल क्वेश्चन आ गया तो मैं कर पाऊँ। बट अगर वो थोड़ा ट्रिकी होता था तो मैं उसको स्किप कर देती थी। तो ये 3 टॉपिक्स मैंने स्किप करे, बाकी सबको मैंने अच्छे से प्रिपेयर करा था कॉन्ट। एंड रीज़निंग में मैंने ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस पढ़ा था। बट रीज़निंग में लाइक इनपुट आउटपुट एक टॉपिक है। उसके मैंने हार्डली शायद 6 से 7 क्वेश्चन्स ही करे थे।
बट इसके बाद भी मेंस में जब इसका क्वेश्चन आया तो वो डुएबल था, तो वो मैंने कर दिया। वो थोड़ा-सा लक फैक्टर भी था इसमें। एंड इंग्लिश मेरी ठीक थी हमेशा से, तो इंग्लिश में मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेसली ऐसे प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इंग्लिश में बस मैंने मॉक्स लगाए थे एंड हर्षिता मैम ने के जो प्रैक्टिस सेशंस होते थे, ऑलमोस्ट मैंने सारे ही अटेम्प्ट करे थे। सो बहुत काफ़ी सही थे। एंड जीए की अगर बात करूँ तो जीए में एक था कि जीए में भी मैंने बहुत सी चीज़ें थी जो मैं स्किप करती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पोर्ट्स मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता था। अब स्पोर्ट्स में बहुत बाइफरकेशन होती थी, मेंस का अलग, वुमेन्स अलग, डबल्स, मिक्स, इंटरनेशनल, फिर नेशनल, फिर एशिया, तो बहुत सारा खिचड़ी बन जाता था। तो मैंने स्पोर्ट्स में बस जो इम्पोर्टेंट होते थे, उनको मैं याद कर लेती थी। इसके अलावा रेलवे मेट्रो प्रोजेक्ट्स जो ये होते थे, इनका मैं कंप्लीटली स्किप करती थी, इनको भी मैं याद नहीं करती थी। तो मैं स्पेशली फ़ोकस करती थी बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। इन 4 सेक्शंस के अलावा शायद मैंने हार्डली कोई न्यूज़ पढ़ती थी। तो ये मेरी जीए की इन सबकी मेंस की स्ट्रैटेजी थी एंड बस मॉक्स ही लगाए मैंने। इसमें भी मैंने कंप्लीट फुल मॉक्स तो मैंने 1 या 2 बार ही लगाया था। बाकी सबके मैंने सेक्शनल मॉक्स ही लगाए थे मेंस। मतलब ओवरऑल आपका जो ये स्ट्रेटजी है, आपने बस एक चीज़ पे फ़ोकस किया है कि जो स्कोरिंग टॉपिक है, मुझे उस पर वर्क करना है। हाँ, बाकी मुझे किसी पर फ़ोकस नहीं करना है एंड आई थिंक यही सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि आपका हुँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई हो गया। जो हम लोग भी बोलते हैं कि अगर सब कुछ प्रिपेयर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, हुँ, कुछ छोड़ने के लिए भी होता है, बस वो पढ़ना है जो स्कोरिंग है, जो आपको हुँ, ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा क्योंकि आपको टॉप नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करके जॉब लेना है। एंड आई थिंक आपकी ये जो स्ट्रेटजी थी, वो बहुत ही सही थी, बहुत और दैट्स द ओनली रीज़न कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्वालीफाई हो गया। अच्छा टाइम यस। मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी को आपने कैसे मेंटेन किया? टाइम मैनेजमेंट वैसे तो मैं कर ही रहती थी, तो टाइम मैनेजमेंट में मुझे नहीं लगता इतना कुछ इश्यू आया था मुझे। हर सब्जेक्ट्स में मैं टाइम दे रही थी, बट जीए का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता था टाइम मैनेजमेंट में। मतलब जीए में रिवीजन में बहुत टाइम लगता था। मैंने शायद हर मंथ का कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन किया था। एंड मैं उसी पे फ़ोकस करती थी, हर 10 दिन का रिवीजन करती थी मैं। पहले मैं वीक्स का करती थी, पर मुझे वीक्स में वो उतना सूटेबल नहीं लगता था, तो मैंने 10 डेज़ में करना स्टार्ट किया। एंड आई थिंक मैंने अक्टूबर से लेके मार्च तक के जो भी था, वो ऑलमोस्ट मैं 3-3 बार रिवीजन कर लिया था सब। तो इस वज़ह से जीए मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट था। हाँ, उसमें सारे मैं क्वेश्चन के आंसर आते थे। हाँ, वो इसीलिए था। एंड क्वांट और रीज़निंग में उसके बाद मैं क्वांट पे ज़्यादा टाइम देती थी। रीज़निंग और इंग्लिश ऐसा था जिसमें मैं टाइम कम देती थी, पर फिर भी मेरा हो जाता था। ओके। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए? इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। लाइक जब इंटरव्यू जो गाइडेंस प्रोग्राम का टेस्ट बुक था, उसमें जब मैंने मॉक्स दिए थे, तो मुझे पता चल गया था कि मुझे कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं करना। लाइक एचआर पार्ट था, जिस पे मैंने काफ़ी काम किया। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ऐसा था कि जो मुझसे वो पूछते रहे थे, तो मुझे आ गया था सब कुछ। उन्होंने नॉर्मली पूछा था, इन्फ्लेशन, एनपीए एंड इसके अलावा उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पूछा, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा। और एक क्वेश्चन और पूछा था कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट? सो दैट वाज़ समथिंग। इसके अलावा तो उन्होंने मुझसे एचआर रिलेटेड क्वेश्चन्स पूछे थे और जयपुर से थी, तो मेरी इंटर जब मैंने एंटर किया, उसके सेम टाइम वो जयपुर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे थे। वो आपस में ही बात कर रहे थे जयपुर के बारे में कि ये वो। मुझे पता चल गया था जब वो बात की कि वो जयपुर से रिलेटेड चीज़ें आने वाली हैं, बट मैं उसके लिए प्रिपेयर करके गई थी। सो बस एक क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाई थी जयपुर से रिलेटेड, ताकि मैंने सब कर दिया था आंसर। सो इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। उन्होंने मुझे 2 बार वेरी गुड भी कहा इंटरव्यू में। मुझे लगा था कि हाँ, ठीक है, सही है। एंड जीडीजी में भी डिसेंट था मेरा परफॉर्मेंस। तो इंटरव्यू के बाद आपको लगा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या डाउट था कि कुछ भी हो सकता है, 50-50 है? हाँ, मैं थोड़ा वैकेंसीज़ कम थी, तो थोड़ा बहुत डाउट तो था कि मेबी मेंस का स्कोर थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था। श्योर नहीं थी, मुझे कट ऑफ का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आज कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी। एंड मैंने उसमें इतना दिमाग भी नहीं लगाया। सो मुझे उस बस मेंस का थोड़ा मुझे डर था, बट हो गया फिर। ओके। सो फाइनली यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक लास्ट पॉइंट और आपसे जानना है कि जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उनको कुछ टिप्स देना हो, आप क्या बताना चाहेंगी उनको कुछ आपकी तरफ से? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डेफिनिटली आपको सुनना चाहेंगे, ये आपको भी पता है। तो अगर उनको कुछ टिप्स देना हो, तो आप उनको क्या बोलेंगी? मैम, मैं तो यही कहूँगी, अगर सच में एग्ज़ाम क्वालीफाई करना है तो कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि हमें थोड़े बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। लाइक अभी 1 साल अगर हम कंसिस्टेंटली कुछ सैक्रिफाइस करके अगर प्रिपेयर करेंगे, तो आने वाले 4-5 साल हम लाइक बहुत रिलीफ़ रहेगा। हाँ, नॉट 4-5 साल, लाइक एटलीस्ट पूरी लाइफ़ ही।
सो दैट इज़ समथिंग आई वांट टू से कि कंसिस्टेंसी रखो एंड हो जाता है बस। ओके, सो थैंक यू आकांक्षा। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आकांक्षा ने आपको बताया कि आपको किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 1 साल 2 साल 3 साल देने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप 6 महीने में भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आपने आई थिंक सितंबर से स्टार्ट किया था एंड जून तक आपके हाथ में 2 जॉब है ना। अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या ज्वाइन करना है। तो अगर आप स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपका भी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच आकांक्षा, अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।